ये है अनाजपुर। पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी आज भी सादगी से मुस्कुराती है। यहाँ के लोग सीधे सादे हैं, मेहनती हैं और छोटे छोटे सुखों में बड़ी खुशियां ढूंढ लेते हैं। इसी गांव में रहता है हरनाम, अपनी पत्नी के साथ एक शांत और ईमानदार जीवन जीते हुए। गांव के चौराहे पर उसकी एक छोटी सी दुकान है, जहां अनाज और बीज मिलते हैं और जहां हर सौदा भरोसे से होता है। हरनाम पूरी ईमानदारी से काम करता है और यही वजह है कि अनाजपुर के लोग उसे सिर्फ दुकानदार नहीं, ठीक है, ये ले बल्कि लीजिए। अपने परिवार का हिस्सा मानते कितना हैं। हुआ भैया? अरे हरनाम भैया, ये चावल किस हिसाब से दिए हैं? हाँ, दाने तो लंबे ही लग रहे हैं। ये एकदम बढ़िया किस्म का चावल है। पकने के बाद एक एक दाना खिला रहता है। ठीक है भैया, ये ही दे दो। एकदम बढ़िया चावल है ये। इसको लेकिन पैसे थोड़े ज्यादा हैं। ये लो चंपक भाई, तुम्हारे बढ़िया वाले चावल। अब दावत पर भी बुला लेना। ये लीजिए आपके रुपए, धन्यवाद। चलो, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। इसी तरह हरनाम की दुकान खूब अच्छे से चल रही थी। ग्राहक बड़े ही खुश होकर सामान लेकर जाते थे। हरनाम का व्यवहार, सही सामान और उचित दाम भी उसकी पहचान थे। अच्छा हुआ तुम खाना ले आई, बड़ी भूख लगी थी। आप इतना काम करते हैं। आओ अब खाना खा लें। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम कितने खुश हैं ना। हाँ, बहुत खुश। अमर जनरल स्टोर बहुत ही अच्छा चल रहा है। अरे अच्छा। अरे पूरी बात तो सुनिए। आज मैं अमर जनरल स्टोर गई थी। आपको पता है, उसने आपका उधार वापस कर दिया। अरे अच्छा, जरा पूरी बात बताओ। फिर हरनाम की पत्नी ने उसे विस्तार से बताया कि आज अमर जनरल स्टोर पर क्या हुआ था। अरे भाभी जी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? भैया थोड़ा नमकीन और बिस्कुट दे दीजिए। अरे सामान तो दे दूंगा ही। अरे भाभी जी, पहले मुंह मीठा कीजिए। अरे मुन्ना, इधर आओ जरा। देखो, पूजा दीदी आई है। जी भैया। मुन्ना, जरा अंदर से मिठाई का डिब्बा ले आओ। मुन्ना, पूजा दीदी को मिठाई का डिब्बा दे दो। अरे वाह, इतनी सारी मिठाई मेरे लिए। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अरे भाभी जी, जरा सुनिए तो। आपने मुझे बुलाया? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मुन्ना बेटा, तुम अंदर जाओ, दीदी का सामान ले आओ। भैया ऐसी क्या बात है? जी बताइए। बात थोड़ी लंबी है, हम आराम से बात करते हैं। मुझे हरनाम भाई का उधार चुकाना है आज। कौन सा उधार? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अरे वो पिछले साल दुकान में माल भरना था। सोचती हूँ, हाँ पिछले साल। अच्छा, अब याद आया, आप तब बहुत परेशान थे। ये लीजिए, 1 लाख रुपए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे असली धन्यवाद तो हरनाम भाई को है। मैं गिन देता हूँ, आप ये रकम हरनाम भाई तक पहुंचा दीजिएगा। ये लीजिए, संभाल लीजिए। मैं हरनाम को दे दूंगी। आप खाना खा लेना। ठीक है, मैं खा लूंगा। बीवी के जाने के बाद हरनाम गहरी चिंता में डूब गया। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि अमर जनरल स्टोर ने सिर्फ 1 साल में इतने पैसे कैसे कमा लिए। अगर उसने भी कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया तो वह पीछे रह जाएगा। उसके दिमाग से अमर जनरल स्टोर का ख्याल हट ही नहीं रहा था। तभी उसकी नजर तराजू पर पड़ी। वह गहरी सोच में डूब गया और इधर उधर टहलने लगा। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर वह तराजू में चुंबक लगा दें तो सामान कम तोलकर भी पूरे पैसे ले सकता है। वो छोटू का चुंबक कहाँ रखा है? कौन सा चुंबक? तुम्हें चुंबक क्यों चाहिए? सामान तो स्टोर में ही रखा रहता है। अच्छा चलो, खाना बना दो, बड़ी भूख लगी है। हरनाम चुपचाप स्टोर की ओर बढ़ा। उसकी बीवी भी चुपके से उसके पीछे पीछे गई, यह देखने की वह क्या करने वाला है। वह हैरान रह गई जब उसने देखा कि हरनाम तराजू में चुंबक लगा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था। मुझे सब समझ में आ रहा है। अरे बात समझो, मुझे भी आगे बढ़ना है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कम तोलना गलत है। लोग हम पर विश्वास करते हैं। मेरी बात तो सुनो। हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भूख लगी है। आप रसोई में जाइए, खाना तैयार है। आओ, खाना तैयार है।
गुस्सा मत करो, मैंने गरम गरम पराठे बनाए हैं। हरनाम की बीवी ने बड़े प्यार से उसके लिए खाना लगाया, लेकिन हरनाम बहुत ही खराब मूड में रसोई में खाना खाने आ गया। अरे वो सब छोड़ो, अब खाना खा लो। लो, एक पराठा और लो। टिफिन भी वापस ले आए। हरनाम खाना तो खा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बस तराजू और चुंबक का ही ख्याल घूम रहा था। वह बार बार उसी बात पर अड़ा हुआ था और अपनी बीवी से बहस करता जा रहा था। उसने बुरे मूड में जल्दी जल्दी खाना खत्म किया, पानी पिया और गुस्से में उठकर चला गया। उसकी बीवी हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे समझाए। कुछ समय बाद उसने फिर से समझाने की कोशिश की। आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। मुझे गलत मत समझो। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बस बस, अब बहुत हो गया। तुम अपना काम करो, मुझे मत समझाओ। तुझे दुनियादारी की समझ नहीं है, इसमें अपना दिमाग मत लगा। ठीक है, जो करना है करो। ये आखिरी बार है, इसके बाद इस बारे में बात मत करना। हाँ, मेरी बात तो आप सुनेंगे ही नहीं। हरनाम गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। पूरी रात उसके दिमाग में वही बातें घूमती रहीं। अगले दिन बिना किसी से कुछ कहे वह चुंबक लेकर घर से निकल पड़ा। हरनाम जल्दी से दुकान पहुंचा, इधर उधर नजर दौड़ाई और चुपके से तराजू में चुंबक लगा दिया। उसके मन में पूरा यकीन था कि कम तोलकर वह ज्यादा पैसा कमा सकता है और जल्दी अमीर बन जाएगा। उसने अपनी दुकानदारी वैसे ही जारी रखी और किसी को भनक तक नहीं लगी। लोग उस पर पूरा भरोसा करते थे। गांव की औरतें सिर्फ हरनाम की दुकान पर ही आती थीं। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से सब उसे पसंद करते थे, पर किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह तराजू में चुंबक लगाकर सामान कम तोल रहा है। अनाज तो बढ़िया लग रहा है। भैया, थोड़ा चावल और गेहूं दे दीजिए। हाँ, वो वाला चावल बासमती लग रहा है। 5। हाँ बिल्कुल, आप तो हमारे प्रधान जी के बेटे हैं। थोड़ा जल्दी कर दीजिए। अभी करता हूँ, बस 1 मिनट। हरनाम ने प्रधान के लड़के को अनाज कम तोलकर दे दिया, क्योंकि तराजू के नीचे चुंबक लगा हुआ था। ये लीजिए आपका अनाज। जी धन्यवाद। भैया, ये अनाज थोड़ा कम लग रहा है। नहीं नहीं, मैंने आपके सामने ही तौला है। आप बेफिक्र होकर सामान ले जाइए। 100 रुपए और चाहिए। प्रधान का बेटा सूरज को अब भी वजन कम लग रहा था और वह गहरी सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि मैं कुछ लोगों से इसके बारे में पता करता हूँ कि दुकानदार कैसा है। लोगों ने उसे सलाह दी कि वह पान वाले से पूछे। पान वाले से भी उसे कोई खास जानकारी नहीं मिली। वह काफी थक गया था। उसने सोचा, चाय पी लेता हूँ और उससे भी पूछकर देखता हूँ। वह गुन्नू चाय वाले के पास गया और उससे हरनाम के बारे में पूछताछ करने लगा। भैया, एक बात बताइए, ये हरनाम की दुकान का कोई लफड़ा तो नहीं है? अरे भैया, आप चाय पीजिए। गांव वाले कुछ दिनों से बातें तो कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ साफ साफ नहीं बताया। वह गहरी सोच में पड़ गया था। उसका ध्यान टूटा तो उसने सोचा, चलो घर चलते हैं, फिर देखेंगे। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह बेवजह ही उलझ गया था। माँ के लिए खीर बनानी थी। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और वह घर की ओर बढ़ गया। पिताजी नमस्कार। आ गए बेटा। हाँ पिताजी, मैं सामान ले आया। चलो बाहर लॉन में चलकर बात करते हैं। चलिए, मैं आता हूँ। पिताजी, ये हरनाम कैसा दुकानदार है? क्यों बेटा, क्या बात हो गई? बेटा तुम ठीक तो हो? कुछ पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि वह थोड़ा सामान कम तोल रहा है। अरे बेटा, छोड़ो ये सब। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, बट वो सिर्फ वहम होता है। हरनाम की माँ बड़ी अनुभवी थी। उसे तौलना की पूरी समझ थी। आखिर बरसों से खीर बनाती आ रही थी। ये चावल थोड़े कम लग रहे हैं। बेटा, तू सही कह रहा था, चावल तो कम है। मैंने पहले ही कहा था, कुछ गड़बड़ है। कुछ और चावल मंगवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन तसल्ली के लिए दूसरी जगह से तौलवा लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। उधर हरनाम ने एक आदमी को काम पर रख लिया, क्योंकि उसका काम बढ़ रहा था। आपको बहुत मेहनत से काम करना होगा। हाँ साहब। तो फिर आपकी नौकरी पक्की। इसी बीच प्रधान की पत्नी हरनाम की दुकान पर पहुंची। उसी समय सरपंच की बेटी भी अनाज लेने आ गई।
हरनाम सरपंच की लड़की से मुस्कुराकर बात करने लगा। मुझे 5 किलो चावल चाहिए भैया। बिल्कुल मिल जाएंगे, बताइए कौन सा चावल चाहिए। हरनाम ने सतपाल को बुलाया और उसे अनाज तौलने को कहा। सतपाल ने 5 किलोग्राम चावल तौलकर प्रधान की पत्नी को दे दिया। हरनाम सरपंच की लड़की को सामान तौल रहा था। पहले वह सोच रहा था कि अगर प्रधान के घर से कोई आएगा तो वह चुंबक हटा देगा, लेकिन वह भूल गया। उसके बाद वह गोदाम में माल उतरवाने चला गया। प्रधान की पत्नी को तौल में कुछ कमी महसूस हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि हरनाम दुकान पर मौजूद नहीं था। बेटा, चावल तो कम लग रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था माँ। ठीक है माँ, मैं अभी इसे संजय भैया की दुकान पर तौलवा आता हूँ। प्रधान का बेटा 5 किलोग्राम चावल लेकर अपने मित्र संजय की दुकान पर पहुंचा। संजय एक बेहद ईमानदार दुकानदार था। भैया, बड़े दिनों बाद आना हुआ। संजय भैया, जरा एक काम था आपसे। प्रधान के लड़के ने संजय को बताया कि उसे हरनाम पर कुछ शक है और वह 5 किलोग्राम चावल दोबारा तौलवाना चाहता है ताकि पता चल सके कि तौल सही है या नहीं। संजय ने उसे दुकान के अंदर आने को कहा और वह अंदर चला गया। संजय ने चावल तौले तो सच सामने आ गया। वजन सिर्फ 4.5 किलोग्राम निकला। पूरे आधा किलोग्राम कम थे। यह देखकर संजय भी हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हरनाम जैसा आदमी ऐसा कर सकता है। धीरे धीरे गांव के और लोगों को भी तौल में कमी महसूस होने लगी। गांव छोटा था, लोग हिसाब किताब रखने वाले थे, इसलिए सच्चाई छिपी नहीं रह सकी। जल्द ही हर जगह यही चर्चा होने लगी कि हरनाम कम तौल रहा है। अरे, मेरे चावल बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। हाँ, मेरी चीनी भी 5 दिन पहले ही खत्म हो गई। गांव की औरतें कपड़े धोते हुए तालाब पर और चाय की दुकान पर हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही थी। जब लोगों ने आपस में बात करनी शुरू की तो सबको यकीन हो गया कि हरनाम सामान कम तौल रहा है। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हो गए और हरनाम की तौल को लेकर चर्चा शुरू हो गई। मास्टर जी ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि पंचायत तक बात ले जाने से पहले हरनाम से आमने सामने बात कर लेनी चाहिए। लोगों ने हरनाम से साफ साफ पूछा, भैया क्या आप सामान कम तोल रहे हो? हरनाम और उसकी बीवी ने साफ साफ मना कर दिया। आप लोग सब बेकार की बात कर रहे हो। मैं कोई सामान कम नहीं तोल रहा हूँ। हम लोगों का सामान इतना जल्दी कम कैसे हो रहा है? देखते ही देखते उसकी दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई और हंगामा शुरू हो गया। गांव वालों ने पंचायत बुला ली। पंचायत में सबने मिलकर हरनाम पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। गांव की महिलाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा था। उन्होंने हरनाम के बारे में साफ साफ कहा कि यह दुकानदार हमें कम सामान तोलता है। तभी प्रधान का लड़का भी बोल उठा, मैंने कल रात देखा था, ये तराजू में चुंबक लगा रहे थे। संजय भी वहां आ गया और बोला, मैं भी गवाह हूँ, ये सामान कम तोलते हैं। हरनाम अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि वह सामान कम नहीं तोलता। पंचायत ने तुरंत उसकी दुकान से तराजू मंगवाया और प्रधान के बेटे के 5 किलो चावल दोबारा तौलवाए। पंचायत ने सख्ती से पूछा, जब चावल 5 किलो बताए गए हैं तो तौल में कम क्यों निकल रहे हैं? अब हरनाम बुरी तरह फंस चुका था। सच सामने आ गया। हरनाम ने स्वीकार किया कि उसने तराजू में चुंबक लगाया था। मैं आप सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। पंचायत ने उसे एक मौका दिया क्योंकि वह पहले ईमानदार और अच्छा दुकानदार माना जाता था। प्रधान का बेटा समझदार और पढ़ा लिखा था। उसने आगे बढ़कर हरनाम को गले लगा लिया। हरनाम को एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी का विश्वास तोड़ा है। उसने झुककर उससे भी माफी मांगी। उसकी पत्नी ने उसे गले लगाया और दिल से माफ कर दिया। हरनाम ने दोबारा ईमानदारी का रास्ता अपनाया। उसकी दुकान फिर से भरोसे से चलने लगी और ग्राहक संतुष्ट रहने लगे। वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी व्यापार करने लगा। आखिरकार सच्ची ईमानदारी ही सबसे बड़ा सुकून देती है।